नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2 खबरें हैं इस समय जो मीडिया में चल रही हैं। एक खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ और मुलाकातें उनकी तय हैं। वैसे तो अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं क्योंकि कल नीति आयोग की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन योगी जी की दिल्ली यात्रा और अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पूर्व निर्धारित जो मुलाकात है 27 जुलाई की, उसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं और ये अटकलें बेवजह भी नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह की चिट्ठीबाजी हुई है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से 14 जुलाई को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह के विचार उन्होंने व्यक्त किए और जेपी नड्डा को उन्हें दिल्ली तलब करना पड़ा, उसके बाद भी केशव मौर्य की गतिविधियों में और मैं कहूँगा कि चालबाजियों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कभी राजभर से उनकी मुलाकात होती है, कभी दूसरे पिछड़े नेताओं से मुलाकात करने की खबरें आती हैं। अभी ताज़ा खबर ये सुर्खी बनी हुई है मीडिया में कि योगी आदित्यनाथ ने एक और कोई मीटिंग बुलाई थी, उससे भी केशव मौर्य नदारद रहे। यानी ये सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की दखल के बावजूद और समझाने के बावजूद और स्पष्ट रूप से बताने के बावजूद कि योगी कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि योगी और मोदी की मुलाकात के बाद खुरापातियों का उपचार हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। ये क्या उपचार होगा? क्या किसी को चलता भी किया जा सकता है सरकार से और उत्तर प्रदेश से? और उसका खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ों की राजनीति है, उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं? हालाँकि ये तमाम चर्चाएँ ही हैं, कोई पुख्ता सोर्स तो है नहीं, जो इनकी पुष्टि करे और राजनीति में आम तौर पर कोई इस तरह की पुष्टि होती भी नहीं है, जब तक कि घटनाएँ ना घट जाएँ। तो आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि योगी की इस दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात की इतनी चर्चाएँ क्यों हैं, इतनी अटकलें क्यों हैं? चर्चाएँ सामान्य भी अगर होती तो सामान्य बात भी है, असामान्य बात भी है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया था। बीजेपी 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, 33 पे सिमट गई और केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और उन्होंने गठबंधन से सरकार बना ली। तो उसके बाद सरकार बनी, फिर उसके बाद सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। उसके बाद बजट सत्र आ गया। बजट सत्र चलेगा 12 अगस्त तक। तो इस सब के बीच में इतना व्यस्त रहा है कार्य का शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर का कि संगठन के लिए कोई अलग से बैठक करें ऐसा समय निकालना संभव नहीं था। और अब नीति आयोग की बैठक हो रही है, कल हो रही है ना, उसमें जी हाँ। सारे बीजेपी के तो उसमें नीति आयोग की बैठक के अलावा भी अलग से सारे मुख्यमंत्रियों के संग प्राइम मिनिस्टर की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के बारे में आप तो जानते हैं कितने मुहावरे गढ़े गए हैं, कितनी किंवदंतियां गढ़ी गई हैं कि उत्तर प्रदेश की दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से गुजरता है। और ये अभियान लगातार चल रहा है कि अगर चल रहा था कि अगर बीजेपी की सीटें यूपी में कम हो जाएं तो इसको केंद्र में सत्ता में आने से रोका जा सकता है या ऐसे कमजोर किया जा सकता है।
तो ग्लोबल डीप स्टेट का और जो वेस्ट स्पॉन्सर्ड जो अभियान है, अमेरिका स्पॉन्सर्ड जो अभियान है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोको, ना हो सके कम से कम इसे कमजोर करो, तो कमजोर करने में वो कामयाब हो गए और बीजेपी 240 पे सिमट गई। जो जो अस्त्र इस्तेमाल किया गया भारत में, उत्तर प्रदेश में, जिसका सबसे ज्यादा असर हुआ कि बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, देश में तानाशाही आ जाएगी। बिल्कुल यही सॉफ्टवेयर, यही टूल किट इस समय अमेरिका में डेमोक्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। कि ट्रंप अगर सही आ कह रहे जाएगा तो अगर ट्रंप अगर आ जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा और तानाशाही आ जाएगी, देश में सिविल लिबर्टी खत्म हो जाएंगी और हम सबको जेल में डाल देगा। बस तो आरक्षण की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ वहां आरक्षण आरक्षण नहीं है। तो और जाति-पाति नहीं है। और ये कांग्रेस नेता खुलेआम कहते थे और कुछ सुनामधन पत्रकार दिल्ली के कहते थे, बीजेपी के खिलाफ जम के झूठ बोलो, जम के झूठी कैंपेन चलाओ, और कोई तरीका बीजेपी को हराने का नहीं है। तो ये है वास्तविक कारण भारतीय जनता पार्टी के हारने के। और दूसरी बात, जो बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं बदले, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू हो गई। बीजेपी के पास कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था जिसके जरिए राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो पाता। 2014 में नेशनल नैरेटिव था कि अब की चाहिए मजबूत सरकार, और मनमोहन सिंह की सरकार बहुत भ्रष्ट थी, इन्फ्लेशन था। 19 में बालाकोट था, 24 में ऐसा कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। तो अब ये सारे जो घटनाक्रम हुआ है, इसका पूरा ठीकरा फोड़ने का प्रयास हो रहा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। तो और जबकि योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण में कहीं से जिम्मेदार है ही नहीं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है, जब यूपी का मुख्यमंत्री सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर नहीं है, जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं है, मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर नहीं है, और उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है, और जो उनकी भूमिका थी वो उन्होंने भरपूर काम किया। 200 से ज्यादा उन्होंने मीटिंग की यूपी में, और यूपी के बाहर भी 10 राज्यों में गए। तो अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए। तो अब जो भी हो, पार्टी में भूचाल आया है, पार्टी में भूकंप आया है, और पार्टी में एक तामसिक प्रवृत्तियां सामने आई हैं, तो उसको तो डिटॉक्सिफाई करना ही है। अब जो उससे नेगेटिव एनर्जी जो उत्पन्न हुई है इस चुनाव परिणाम से, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक्सरसाइज आप चल रही देखिए। 14 जुलाई को यहाँ राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें जेपी नड्डा भी आए, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुत अहंकारपूर्ण उन्होंने उसमें वक्तव्य दिया कि संगठन सरकार के ऊपर है। अरे भाई, बीजेपी के संविधान में संगठन सरकार के ऊपर है, तो ये केवल क्या यूपी में लागू होता है या दिल्ली में भी लागू होता है? क्या जेपी नड्डा मोदी के बॉस हैं? ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो और उसके बाद भूपेश चौधरी ने जो 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी केंद्रीय लीडरशिप को कि साहब, अफसरों की मनमानी के कारण हम हारे। ये भी हमला मुख्यमंत्री पे था, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में है। तो अब सब बहाने ढूंढने जा रहे हैं। अब इनको स्केप गोट चाहिए, इनको बलि का बकरा चाहिए कि आखिरकार हमारी सीटें घटी तो जिम्मेदार कौन है? मतदाता को कुछ तो जवाब देना है। जो बीजेपी का अपना समर्थक बने उसको आप क्या बताएंगे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या किया हमने? तो ये सारा जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं, जो इलेक्शन के बाद डेवलप जो हो रहा है, और जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक 14 जनवरी को हुआ, ये सब एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है कि अपने घर को और जो तापमान बढ़ गया उसको नॉर्मलाइज करने का। अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने के बाद जब नीति आयोग की बैठक होगी, और जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, और जब योगी जी की प्राइम मिनिस्टर के साथ 1-to-1 बैठक होगी, आप देखेंगे बहुत बड़ी स्पीड ये सारे मामले आपको हल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक काम बहुत तेजी से किया है। उन्होंने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उन्होंने 30 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, हर विधानसभा सीट पर 3 मंत्री। उनके संग वो बैठकें कर चुके हैं। सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र, जो उनको क्षेत्र आवंटित हुए, वहां का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को वहां से ग्राउंड की रिपोर्ट मिल चुकी है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री कार्रवाई भी कर रहे हैं। अधिकारी हटाए जा रहे हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं,
और बड़े पैमाने पर पुलिस के जो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जैसे बलिया के एसपी को हटाया गया, सीओ को सस्पेंड किया गया, एएसपी जी। को भी हटाया गया, 3 पुलिस कर्मियों को जेल भेजा गया, एक थानेदार फरार हो गया है और वहां पे डीआईजी ने और एडीजी ने रेड किया था। और अब मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ले ली है। अब फिर एक बीच में एक नई कहानी फैलाई गई, एक नया नैरेटिव गढ़ा गया कि मुख्यमंत्रियों ने जो 30 मंत्रियों की बैठक की उसमें केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक आए नहीं। जब दोनों लोग उन 30 मंत्रियों की कमेटी के मेंबर नहीं है तो वो क्यों आएंगे? और दूसरी बात, यदि मुख्यमंत्री उन्हें किसी कमेटी का मेंबर किसी अगर विधानसभा सीट की अगर जिम्मेदारी सौंपते तो एक नया विवाद खड़ा हो जाता कि देखो मुख्यमंत्री जो हैं बिना संगठन से पूछे केशव मौर्य की और ब्रजेश पाठक की जो है कि वो ड्यूटी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि वो दोनों हमारे समकक्ष लोग हैं और मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ बैठ के पूरे स्थिति का मॉनिटरिंग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसको सुपरवाइज करेंगे। तो अब जो है ये स्थितियां, ये जो है चीजें धीमे धीमे नॉर्मल हो रही हैं। इसमें समय लगता है और जब इतना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक लगा है तो इसको ठीक करने में समय तो लगेगा ही। और अखिलेश यादव जो बीजेपी के अंदर जो तथाकथित जो इस समय जो जो रंबलिंग है, जो विवाद है, जो नेताओं के टकराव है, जैसा वो बताते हैं, इसका भरपूर फायदा उठाने में लगे हैं। आपको याद होगा उन्होंने अभी ट्वीट किया था, 100 लाओ मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। तो उनका इशारा केशव मौर्य की ओर था कि भैया 100 विधायक तोड़ लाओ और तुमको हम समर्थन दे देंगे। आज उन्होंने नया शिकवा छोड़ा है कि केशव मौर्य तो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। मतलब जो कुछ भी यहाँ पे उठापटक आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में, वो सब दिल्ली के इशारे पे हो रही है। अब दिल्ली में किसके इशारे पे हो रही है, इसमें अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये सब चीजें चल रही हैं तो ये जो है ये विवाद ऐसे ही चलेगा। और जब तक बाई इलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक बीजेपी अपनी पुरानी सांगठनिक और सरकार की क्षमता नहीं दिखा देती और जब तक बीजेपी कम से कम जो उसकी अपनी 3 सीटें हैं वो नहीं जीत लेती और एक आध सीट वो समाजवादी पार्टी से छीन नहीं लेती, तब तक ये संगठन और सरकार का जो आपको जो सो कॉल्ड उठापटक दिख रही है वो छुटपुट चलती रहेगी। और जब तक और जैसे ही ये हो जाएगा और बीजेपी अगर ये संदेश भेजने में सफल हो गई कि हमने लोकसभा में जो हमको झटका लगा उससे हमने बड़ी हद तक हम रिकवर कर गए हैं और हमने अपना लॉस ग्राउंड रिगेन कर लिया है योगी, तो उसके बाद से आप देखेंगे चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 2 घटनाएं और हुई हैं जी। कौशाम्बी या सिराथू से, जहां से पल्लवी पटेल जो जो अपना दल कमेरावादी की हैं, जिनका समाजवादी पार्टी से अलायंस था 2022 के विधानसभा चुनाव में, उनकी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से। अब उन्होंने केशव मौर्य को हराया था, जी। अब वो मिल रही। अब इसका सीधा अर्थ ये निकाला जाएगा कि मुख्यमंत्री कोई व्यू रचना कर रहे हैं केशव मौर्य के खिलाफ। इसका यही उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये भी है कि वो एक ऐसा इलाका है जहां पे बीजेपी को कुर्मियों का समर्थन कम मिलता रहा है या कभी नहीं मिलता रहा है। तो काफी इसमें उतार चढ़ाव होता रहा है। पल्लवी पटेल की बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की जो नेता हैं, वो उनका गठबंधन पहले से ही बीजेपी के साथ है। वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनके पति यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो अगर ये भी साथ आ जाती हैं तो ये जो माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी से कुर्मी वोट विमुख हो गया है, तो इसको संभालने में, इसको ठीक करने में बीजेपी को सहायता मिलेगी। और एक बीजेपी के विधायक थे उदय भान करबरिया, वो एक हत्याकांड के मामले में 96 में समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद थे। उनकी भी अभी कल रिहाई हो गई है जेल से अपनी सजा काटने के बाद, और कुछ उनकी सजा भी माफ कर दी गई है। वो भी बहुत बड़े क्या विरोधी माने जाते हैं केशव मौर्य के। तो ये सब चल रहा है अभी। तो लेकिन इसका एक ही हल ये निकलेगा जब 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होगा। तो अभी आप ये देखिए, ये ऐसा नहीं कि मामला एकदम शांत हो जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा। अभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन ये 14 जुलाई की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद और जिस तरीके से अखिलेश यादव हमलावर हुए हैं,
उसके बाद से केशव मौर्य की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और बल्कि आज ही जो जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि जो है वो केशव मौर्य वाईफाई बन गए हैं, तो इसका जवाब भी केशव मौर्य ने दिया है और उनका भी ट्वीट आ गया है कि ये जो है अखिलेश यादव जो है वो वो कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं और आप भाजपा को लेकर गलतफहमी मत पालें और अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने के बजाय सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। ये आज ही अभी पिछले दो घंटे का डेवलपमेंट है। तो अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे हैं ये केशव मौर्य के ऊपर, तो ये ऐसे ही चलेगा अभी। और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, उत्तर प्रदेश की राजनीति प्राथमिक स्कूल की पाठशाला की तरह नहीं चल सकती। यहाँ उठापटक होगी, तो चाहे यहाँ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस की सरकार लगातार रही हो, वीपी सिंह थे, एनडी तिवारी थे, वीर बहादुर सिंह थे, तब भी रही थी। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तब भी थी। या जब क्षेत्रीय पार्टियां थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन मायावती जी, तब शांति रही। लेकिन अगर राष्ट्रीय पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में होगा तो आपको सत्ता संघर्ष, पावर स्ट्रगल सदैव दिखाई पड़ेगा। और पावर स्ट्रगल या गुटबाजी या फैक्शनिज्म भारत की राजनीति का एक सामान्य अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एकीकृत हिस्सा है। वही यूपी में हो रहा है। कोई बहुत असामान्य चीज नहीं हो रही है, लेकिन ये जो असामान्य लोगों को दिख रहा है, ये भी आने वाले दिनों में सामान्य हो जाएगा। वीरेंद्र जी, ये बताइए, पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अपने पार्टी एमएलए पदाधिकारियों दूसरे लोगों को बुला करके बातचीत की है, मुलाकातें की हैं। अब उनके पास मुझे लगता है कि पुख्ता फीडबैक है। और जैसा आपने शुरू में कहा अपने वक्तव्य में कि आईएएस आईपीएस और दूसरे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है योगी ने। फीडबैक तो ये भी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है। ऑन कैमरा भी अब लोगों ने आकर के कहना शुरू कर दिया। हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के लिए ये थोड़ा शर्मिंदगी भरा और असहज करने वाला एक तरीके का दृष्टांत होता है जब उनके पार्टी वर्कर या नेता कैमरों पर आकर के अपनी शिकायतें करना शुरू कर दें। जहां पार्टी अध्यक्ष के सामने ये बातें रखी जा सकती हैं, सीएम के सामने रखी जा सकती है, वहां मीडिया के जरिए ये बातें कह रहे हैं। तो दिल्ली में एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है इकोसिस्टम का जो इन चीज़ों को ले उड़ता है। पर मेरा प्रश्न ये है कि साहब, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई? इनको हवा कौन दे रहा है? और दूसरे, योगी कितनी तैयारियों के साथ, फीडबैक के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अगर हम 2024 का ही हिसाब लें तो मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने तो गए चुनाव में। फरवरी में बजट सत्र था और जनवरी में भी लगातार ये चुनाव की बात चल रही थी। तो ये बात सही है कि इस साल के प्रथम 6 महीनों में जनवरी से लेकर जून तक मुख्यमंत्री का विधायकों से, सांसदों से उतना मिलना नहीं हो पाया जितना जो सामान्य तौर पर होना चाहिए था। तो अब समय मिला है तो मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं। तो और उनको हर जगह से फीडबैक मिल रहा है। और जिन जिन विधायकों ने, सांसदों ने शिकायत की अधिकारियों की, साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री ने उनसे सबसे साफ कहा है कि आप हमें साक्ष्यों के साथ आप बात बताएं, उनका नाम दें और कार्रवाई होगी। तो अब इतने साफ मुख्यमंत्री के कहने के बाद कार्रवाई ना हो और विधायकों की नाराजगी का अगर निवारण ना हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता। तो ये जो फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री ने, और इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के पास तो बहुत बड़ा विशाल सूचना तंत्र होता है, तो मुख्यमंत्री के पास चुनाव को लेकर की पूरी तस्वीर उनके सामने है। प्लस भूपेन्द्र चौधरी संगठन के अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी संगठन के जरिए एक बड़ी टीम बनाई थी, वो हर जिले में लोगों को भेजा था। उनकी भी रिपोर्टें आई हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ के पास हैं। तो अब जो है इतनी तैयारी के साथ जब मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे
तो स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर से जो उनकी मुलाकात होगी, तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई उसमें खाली परपंच होगा। उसमें ठोस एजेंडा होगा, ठोस इश्यू होंगे और ठोस निर्णय होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से के मोदी से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ आपको तथाकथित उठापटक दिख रही है, वो एकदम से शांत हो जाएगी। क्योंकि अब जब जब ये संदेश चला जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये जो माहौल बनाया जा रहा था कि और अरविंद केजरीवाल ने जो हवा दी थी लखनऊ में आकर के मार्च के महीने में कि चुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, तो ये बात सही है कि बीजेपी को जितनी दृढ़ता के साथ इस नैरेटिव को फाइट करना चाहिए था, वो काम बीजेपी ने नहीं किया। तो अब इस तरह की अटकलबाजियों पर पूरी तरीके से विराम लग जाएगा प्राइम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री की भेंट के बाद। तो उसके बाद जो है सारी चीजें धीमे धीमे आने लगी। और दूसरी बात और हुई है कि संघ के जो सबसे एक बड़े अधिकारी हैं, अरुण जी को कहा जाता है, वो पूरे देश में संघ की ओर से बीजेपी को सुपरवाइज करते हैं। उन्होंने भी स्वयं इसकी कमान संभाल ली है और वो भी अभी मीटिंग करने वाले थे। इस महीने जो नहीं हुई, अगले महीने होगी शायद, पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में। तो संघ ने जब स्वयं कमान संभाल ली है, तो अब तो फिर कोई भी नेता इस तरह की कोई हल्की फुल्की बयानबाजी करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद सारी अटकलबाजियां, सारी बयानबाजी, सारे स्पेकुलेशन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि संगठन और सरकार मिल करके अब उनका एकमात्र जो ध्येय रहेगा कि हमें उपचुनाव की तैयारी करनी है, उपचुनाव को जीतना है, और यही होने जा रहा है। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा उपचुनाव पर भी चर्चा कर लें। 5 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 5 विपक्षी दलों के पास थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये तो चलिए हम मान लें कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक जोश भरने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया। पर वस्तु स्थिति क्या है? क्या संभावनाएं हैं? और इसके जो नतीजे आने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति पर किस तरह के प्रभाव डालेंगे? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये जो लोकसभा में बीजेपी को सेटबैक हुआ है, ये कोई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता नहीं है। ये कोई सरकार के खिलाफ नाराजगी का वोट नहीं है। ये कोई नरेंद्र मोदी से नाराजगी का वोट नहीं है। ये केवल बीजेपी की विफलता है कि वो विपक्ष के झूठे नैरेटिव से लड़ नहीं पाई। दे कुड नॉट काउंटर द फेक नैरेटिव ऑफ द अपोजिशन। अब जैसे ये नारा दिया गया कि साहब आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, और दूसरा नारा था कि साहब जो है बीजेपी सरकार 5 किलो गेहूं फ्री दे रही है, हम 10 किलो देंगे। और तीसरा था कि खटाखट योजना, साल में 1 लाख मिलेगा, महीने में 8,500 मिलेगा। इनका असर पड़ा है। तो अब विधानसभा के उपचुनाव में न तो संविधान है, न आरक्षण है, न 10 किलो गेहूं है, और न ही खटाखट योजना है। बल्कि अब तो हिसाब होगा कि भैया खटाखट पार्टी कहाँ है, क्यों नहीं दी, ये आपने झूठ क्यों बोला था, अब इसका जवाब दीजिए। अगर बीजेपी ने अगर कांग्रेस के फेक नैरेटिव को फाइट ना कर पाने का खामियाजा भुगता लोकसभा चुनाव में, तो अब बारी अपोजिशन की है, अब बारी समाजवादी पार्टी की है। अब आप बताइए, आप तो कांग्रेस के संग कंधे से कंधा लड़ा के चल रहे थे कि साहब जो है खटाखट योजना, और अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा था कि खटाखट योजना की घोषणा के बाद से बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। तो अब घबराने का समय समाजवादी पार्टी का है। अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने झूठ फैला के लोकसभा का चुनाव जीता। ये चीजें आएंगी सामने। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास गलत नहीं है, आधारहीन नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी झूठ फैलाया गया था कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और आपको याद होगा 2022 जनवरी के विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, ये तीनों अति पिछड़े नेता हैं। इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और तीनों सपा के पाले में जाके बैठ गए थे। आज और लगभग
लगभग एक जैसा बयान दिया था। और तीनों आज कहाँ हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य तो खैर समाजवादी पार्टी के एमएलसी हो गए थे और राष्ट्रीय महासचिव हो गए थे। फिर उन्होंने भगवान राम और रामायण के खिलाफ जो जो उन्होंने अभियान चलाया, जो उन्होंने बेहद घृणा से भरा हुआ अभियान चलाया, तो वो अब राजनीति के बियाबान में खो गए और उनकी बेटी जो बीजेपी की सांसद थी बदायूं से, वो भी जो है ऑब्लिवियन में चली गई है, बियाबान में है, कहाँ है पता नहीं। दूसरे थे दारा सिंह चौहान, वो घोसी से पिछले वर्ष विधानसभा का उपचुनाव हार गए और हालांकि वो 2022 में समाजवादी पार्टी से विधायक इलेक्ट हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, वहां उपचुनाव हुआ, वो बीजेपी से लड़े और हार गए। फिर भी बीजेपी ने उनको विधान परिषद में ला करके उनको एमएलसी बनवाया और अब वो मंत्री हैं। धर्म सिंह चौहान बीजेपी में आने को परेशान है, लेकिन बीजेपी में अभी तक उनका कोई रिहेबिलिटेशन या एडजस्टमेंट हो नहीं पाया है। तो पिछली बार जो आपने जाति का जो आपने एक ये जो फेक नैरेटिव बनाया था और आपने कहा था कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और आपको ब्राह्मणों और आपने समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को टिकट भी दिए थे। उसमें मनोज पांडे जीत गए थे रायबरेली से और उसमें रितेश पांडे जीत गए थे ये अम्बेडकर नगर से। ये दोनों लोग अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों के खिलाफ के प्रति अन्याय, ब्राह्मणों के प्रति अन्याय की जो कहानी आपने बनाई थी, वो अब खत्म, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, उसकी पोल खुल चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो संविधान की आरक्षण की खटाखट की और 10 किलो अनाज की जो आपने फर्जी कहानी बनाई थी, वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संवाद की स्थिति को इम्प्रूव करती है, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बीजेपी जो है कम्युनिकेशन में बहुत पुअर है। आज भी अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को खूब खूब बुरा भला कहा है और लोकसभा में कल ही ये डाटा टेबल हुआ है और बजट में सब आंकड़े सामने आए हैं और आज की अंग्रेजी अखबारों में डिटेल में खबर छपी है कि भारतीय सेना का सैलरी और पेंशन में और जो अपने हथियार हैं एग्जिस्टिंग जो उनके पास मौजूद हैं उनको मेंटेनेंस में और अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू हालत में रखने में उनका 70% से ज्यादा बजट कंज्यूम हो जाता है और उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए हथियारों को खरीदने के लिए मात्र बचता है 30%। जबकि दुनिया की यूरोप की, अमेरिका की, अन्य देशों की आर्मी में बजट का 50% जो पैसा है वो नए हथियारों के खरीदने में, मॉडर्नाइजेशन में, अपग्रेडेशन में खर्चा होता है। और आर्मी के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी और पेंशन के एक्सपेंडिचर को कम करने की बात पिछले 30 साल से चल रही है। नरेंद्र मोदी का इतना अपराध है कि उन्होंने इतने जटिल मामले में निर्णय कर दिया। वन रैंक वन पेंशन का मामला इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है और आपको याद होगा इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। इंदिरा जी को गुजरे 40 साल हो गए आज। तो 40 साल से कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन का हल नहीं कर पाई थी और इन 40 सालों में कांग्रेस सत्ता में रही है 20 साल। नरेंद्र मोदी ने उस मामले को हल कर दिया। जीएसटी का बिल लोकसभा में 2005 को पी चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था। 12 साल वो बिल संसदीय समिति के पास पड़ा रहा। नरेंद्र मोदी ने उसको राज्यों को कन्विंस करके, परसुएट करके, समझा बुझा के 2017 में वो बिल पास करा दिया और 1 जुलाई 2017 से वो कानून लागू हो गया। अब आज कांग्रेस कह रही है कि जीएसटी लाके मोदी ने कांग्रेस देश को बिगाड़ दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और वो कभी कहते हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, कभी बोलते हैं गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है। तो लोगों की स्मृति जरा सी भी है नहीं, लोग ये नहीं देखते कल क्या हुआ था। तो वन रैंक वन पेंशन और अग्निवीर ये सब बहुत पुराने मामले हैं, जीएसटी पुराने मामले हैं। कांग्रेस जो है न्यू पेंशन स्कीम का विरोध भी कर रही है। न्यू पेंशन स्कीम का बिल मनमोहन सिंह के जमाने में 2013 में पास हुआ था। 2013 में सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। केवल 2 राज्यों ने इसको लागू करने पर सहमति नहीं दी थी, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आज भी लागू नहीं है, त्रिपुरा में लागू हो गया बीजेपी सरकार बनने के बाद। और कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि 2018 में कांग्रेस ने कहा था कि न्यू पेंशन स्कीम हम राजस्थान में खत्म कर देंगे,
छत्तीसगढ़ में खत्म कर देंगे, मध्य प्रदेश में खत्म कर देंगे और फिर कहा हिमाचल में खत्म कर देंगे। क्या खत्म हुई? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही राजस्थान में, 5 साल रही छत्तीसगढ़ में और 2 साल रही मध्य प्रदेश में। क्या किया आपने? आजकल आप तेलंगाना में सरकार में है, 1 साल से आपको हिमाचल में हो गया, वहां क्या किया आपने? तो लोगों की स्मृति बहुत और ये सारे ऐसे आर्थिक फैसले हैं जो हमेशा से ये नीतिगत फैसले हैं और जो भी सरकार में आएगा वो वही करेगा जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो और जनता को लगता है कि बस ये जो अगर आ जाएंगे कि अगर जीएसटी हटा देंगे तो सब सस्ता हो जाएगा। तो ये सब झूठ जो बोला जा रहा है और बीजेपी की कमजोरी है कि उससे लड़ नहीं पाते। कल ही की बात लीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस का भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का चरणजीत सिंह चन्नी लोकसभा में खड़े होकर के खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफदारी कर रहा था और उनकी पैरवी कर रहा था और झूठ बोल रहा था कि 20 लाख वोटों से 20 लाख वोटरों ने उनको चुना है। पूरे देश में किसी भी कैंडिडेट को पूरे 543 सीटों में 20 लाख वोट नहीं मिला। मैक्सिमम वोट मिला है आसाम में एक कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को कुछ 10 लाख से ऊपर, वो शायद 9 लाख वोटों से जीता है। तो 20 लाख तो वोटर ही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है पंजाब के। तो ये 20 लाख वैसे वोटर ही ये वैसा ही बयान है जैसे ये कहा जाए कि मोदी सरकार को इस देश की 140 करोड़ आबादी ने चुना है। हाँ, तो ये मतलब जो है, जब पंजाब की किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 लाख वोटर ही नहीं है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है, यहाँ 15 करोड़ से ऊपर वोटर हैं। यहाँ की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन क्या सारे वोटर क्या क्या एक ही पार्टी को वोट देते हैं? तो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, ये अपने खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों का मुकाबला नहीं कर पाती। कल चन्नी बड़े इत्मीनान से आरोप लगा जो है आतंकवाद का जहर फैला के चला गया और बीजेपी की बेंचेस ने, ट्रेजरी बेंचेस ने, किसी ने उसका प्रतिवाद नहीं किया। नहीं, किसी ने लेकिन बिट्टू ने तो दौड़ाया भाई, संसद में उसको दौड़ा लिया। रवनीत हाँ बिट्टू ने तो उसको ठीक तरीके से हाँ दौड़ाया। हाँ, तो नहीं तो यह की बात सही है फिर भी, लेकिन उस पर जो शोर शराबा होना चाहिए ना वो नहीं हुआ। तो बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन गैप को ये फिल करे। और जिस तरीके से योगी जी मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं और उनसे सबसे कहा है कि बूथ लेवल कार्यकर्ता से मिलें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, जनता से मिलें, लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को जानें और उनको कैसे हल किया जा सकता है और कैसे उन समस्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये सारा काम जो मुख्यमंत्री ने कहा है लोगों से करने को, अपने मंत्रियों से, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने संवाद का तंत्र चुस्त और दुरुस्त करना होगा, तभी ये हो सकता है। वीरेन जी चलने से पहले एक सवाल जो अभी किसी दर्शक ने भेजा है, सवाल क्या है तो प्रतिक्रिया, इन्होंने लिखा है कि केशव मौर्य के लिए पल्लवी पटेल ही काफी है। पल्लवी पटेल से मुलाकात के राजनीतिक अर्थ थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, और पल्लवी पटेल, जो मैंने कहा ना कि लोगों के मन में जो तात्कालिक रेफरेंस आता है, जो संदर्भ आता है, वो नेगेटिव आता है कि साहब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है केशव मौर्य की घेरेबंदी करने के लिए पल्लवी पटेल से मिल रहे हैं। ये पल्लवी पटेल के बारे में लोगों को शायद ना पता हो, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था पर 2022। टाइमिंग पर तो सवाल उठ जी रहे जी, हैं कि सारा सवाल, सारा तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी विधायक हैं। यदि वो पार्टी के खिलाफ जाती है तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पल्लवी के खिलाफ वो कुछ नहीं करने वाले। तो ये जो आपने बताया कि जो संदर्भ है, जिस तरीके से केशव मौर्य मुख्यमंत्री पर हमलावर थे और जिस तरीके से उसके बाद और ये लगातार पिछले 7 साल से चल रहा है कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं और जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव उनको टारगेट कर रहे हैं कि साहब आपको तो वहां पे स्टूल पे बिठा दिया गया, हमारे यहाँ तो आपको पूरी कुर्सी मिलती। तो केशव मौर्य लगातार किसी न किसी तरीके से विवाद में बने रहे हैं और उन्होंने ये माहौल बन गया यूपी में कि साहब ये सबसे बड़े चुनौती देने वाले हैं योगी आदित्यनाथ को। ये माहौल आम जनता के मन में है। और फिर और जब वो पल्लवी पटेल से मिल रहे हैं कार्य समिति में, जिस तरीके से मौर्य ने
सीएम पे हमला किया था, तो जाहिर है लोगों के मन में बात ये आएगी कि साहब ये जो है मुख्यमंत्री जो है मौर्या को घेर रहे हैं। ये बात हो सकती है, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है वो केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, जो कुर्मियों के समाज में जो बीजेपी को लेकर के जो भी नाराजगी है या जो भी डाउट्स हैं, और जो पारसी समाज के लोग जो इस चुनाव में जो बीजेपी से विमुख हुए हैं, उनके विश्वास को पुनः कैसे जीता जाए। ये एक लार्जर गोल है, ये लार्जर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यदि कुर्मियों का और पारसी समाज का वोट नहीं मिलेगा तो सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रोक लगी थी नेम प्लेट वाले मामले में, इसमें क्या होने वाला है अब आगे? हालांकि कहा यह जा रहा है कि चाहे जो हो, योगी आदित्यनाथ तो मैसेज भेजने में कामयाब देखिए, हो गए कि लोगों ने हाँ। उसको ध्यान से देखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी 4 दिन के लिए, लेकिन ये कहा था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सरकार को इस तरह का एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग पुलिस नहीं कर सकती। तो अगर और ये फूड जो है, जो खाद्य पदार्थ है, ये संविधान की समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो यूपी गवर्नमेंट बड़े आसानी से एफएसएसआई एक्ट के तहत अपना अधिनियम बना करके पूरे प्रदेश में इसको लागू कर सकती है, और एफएसएसआई एक्ट में इसके प्रोविजन हैं। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये कहा, जैसा कि आज सरकार ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, कि सामुदायिक सद्भाव को बनाए रखने की दृष्टि से इस तरह का आदेश दिया गया था। तो सरकार जो है अब इसी काम को एफएसएसआई एक्ट के तहत कानून बना कर सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के भविष्य में अपोजिशन सरकार को घेर पाएगा, या कोई सरकार के लिए कोई एडवर्स ऑर्डर आ सकता हो सुप्रीम कोर्ट नहीं, से। मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के मुद्दा तो बड़ा मदनी बना दिया तक गया है और ना, जो मुद्दा बड़ा पूरा बना दिया गया है। इकोसिस्टम और हमारे यहाँ का सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो तुरंत दौड़ पड़ते हैं अपने माइक और कैमरा लेकर के। सर, कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून, कोई भी संविधान हमको थूक और मूत वाला भोजन करने पे मजबूर नहीं कर सकता। हमको ये जानने का अधिकार है कि ये होटल जिसका है वो कौन आदमी है, और ये अगर न्यू वैष्णव भोजनालय का नाम इसने अगर लगा रखा है तो क्या वास्तव में वैष्णव है? और मैं तो कहूंगा कि मुसलमानों को स्वयं ये सोचना चाहिए कि वो बड़े गर्व से कहते हैं कि वो केवल अल्लाह से डरते हैं। तो अब और बाकी वो किसी नहीं डरते, तो अपना नाम लिखने में क्यों डरते हैं भाई? और ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा रैशनल है कि आप और तमाम मौलानाओं ने टीवी चैनलों पे आके बाकायदे गर्व से कैमरे पे बोला है कि हम वो दुआ पढ़ते हैं, वो थूकना नहीं है, और ये बड़ी हमारी पवित्र इस्लामी परंपरा है, फराइज है, मजहबी अकीदा है। तो भाई आप थूकिए चाहे मूतिए, ये आप अपने भोजन में कीजिए, ये हमारे ऊपर आप क्यों थोप रहे हैं? सवाल ये मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये मामला भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का है ही नहीं, ये मामला केवल पब्लिक हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स का है। और सरकार को पूरा अधिकार है कि वो पब्लिक हेल्थ को देखते हुए सैनिटेशन के, स्वच्छता के, सफाई के सारे मानकों को कड़ाई से लागू करे। सरकार को ये अधिकार है, स्टेट के इस अधिकार को कोई भी कोर्ट बाधित नहीं कर सकती। चंद्रेश पटेल जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबकी निगाहें टिकी रहेंगी योगी और मोदी की मुलाकात पर। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई वो तो नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात अलग से प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आप जुड़े और इतना समय निकाला आपने ओशियन नेटवर्क के लिए। नमस्कार।